अच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। भारत माता की, भारत माता की। पूरे विश्व में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसे माँ का दर्जा प्राप्त है। भारत को हम माँ कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, हमारी दुर्गा माँ जगत जननी को माना जाता है और हमारी अपनी जननी के माध्यम से हम इस संसार में आए हैं। तो ऐसे ही मातृ शक्ति के स्वाभिमान में, सम्मान में और अभिमान में आज का ये महिला संवाद के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हम सब के बीच हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनके विचारों में राष्ट्र सर्वोपरि है, जिनके निर्णय में संगठन सर्वोपरि है और जिनके हृदय में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, जिन्होंने संगठन के माध्यम से सिर्फ केवल विस्तार नहीं दिया बल्कि नवाचार के माध्यम से नए आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच, हम सब कार्यकर्ताओं के बीच ये विश्वास जगाया है कि कर्म ही पूजा है और संगठन ही हमारी शक्ति है। ऐसे सरल स्वभाव के, ऐसे सशक्त निर्णय वाले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अपने कर्तव्य ध्वनि से आप सब स्वागत करें। आपका स्वागत करती हूँ भाई साहब, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम सबके बीच हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हम सबके बीच हमारी माननीय महापौर जी भी उपस्थित हैं। मालती राय जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए नवाचार लेकर हमारे अंदर एक ऊर्जा का भाव उत्पन्न करने वाले हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। एलएनसीटी ग्रुप समूह के सचिव श्री अनुपम चौकसी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ भारी मात्रा में उपस्थित सभी मातृशक्ति का, यहाँ जो हमारे भविष्य है भारत का, इन छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत। महिला मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारियों का, जिला पदाधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का इस महिला संवाद के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी से निवेदन करूंगी कि वो इस स्वागत श्रृंखला में आप कृपया कर पौधे से एवं शॉल श्रीफल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं श्रीमती वंदना जाचक जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अश्विनी परांजपे जी का स्वागत करें। मैं योगेश परमार जी से निवेदन करूंगी कि वे आए कृपया मंच पर। हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी का स्वागत करें। मैं भाषी दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आए और मंच पर आकर हमारे महापौर जी का स्वागत करें और शंकर मकोरिया जी से निवेदन करूंगी कि आए
और अनुपम चौकसी जी का स्वागत करूं। शंकर बगोरिया जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी स्वागत करें। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी से आग्रह करूंगी विनम्रता पूर्वक कि वे आए और स्वागत उद्बोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की, ये एलन सिटी की आवाज है क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस बजट के अवसर पर जो पारित हुआ है लोकसभा में, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस अवसर के महिला समाज के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया, बैतूल से विधायक हमारे बड़े भाई माननीय हेमंत जी भाई साहब का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। साथ ही महिला सशक्ति की प्रतीक और महिला मोर्चे की प्रदेश की मुखिया मेरी बहन अश्विनी जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। भोपाल की प्रथम नागरिक, अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली भोपाल की, और भोपाल को देश में दूसरे नंबर पर लाने वाली ऐसे महापौर हमारी बहन मालती राय जी का भी मैं स्वागत करता हूं। इस महाविद्यालय के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुपम चौकसी जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमको अच्छे वक्ताओं को सुनने को आपको मौका मिलेगा। बस एक छोटी सी बात इतना ही कहूंगा इस बजट के ऊपर कि बचपन से मैं सुनते आ रहा था कि भारत का जो बजट है वो विश्व बैंक अमेरिका के साथ बैठकर भारत का बजट बनाता था। ये कोई झूठ नहीं है। ये इस युवा पीढ़ी को समझने की और सोचने की जरूरत है कि मेरा विकसित भारत, मेरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे बढ़ा है। और उसका प्रतीक सबसे बड़ा सबूत जो मेरे को समझ में आया, बाकी विषयों पर तो हमारे वक्ता बोलेंगे ही, कि जब जब भारत का बजट बनता था तो भारत का प्रधानमंत्री और भारत का वित्त मंत्री भारत के बजट को नहीं बनाता था। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। वो विश्व बैंक के चेयरमैन और अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की जो वहां की व्यवस्था और अधिकारी होते थे वो भारत की बजट बनाते थे और अपने हिसाब से भारत का बजट बनाकर अमेरिका उसको संचालित करता था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, भारत का बजट संपूर्ण रूप से स्वदेशी, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री और देश के अधिकारी मिलकर इस देश के संपूर्ण विकास का बजट बनाते हैं। बजट में कई आयाम इस बार आए हैं। पहली बार आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 एम्स खुलेंगे। इस तरह से कई लगातार अगर हम बोलना चाहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी शिक्षा के क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं आज भारत का बजट जो है मजबूती के साथ आपके सामने है। आपके भविष्य को संवारेगा, सुधारेगा और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएगा। आज मैं इस बजट टोली के जो भी सदस्य हैं, शंकर जी से लेकर गुंजन जी से लेकर अपने योगेश जी से लेकर हमारे विश्वजीत जी से लेकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता इस टोली में जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस गरिमामय शुरुआत जो आपने अपने उद्बोधन से की है इस कार्यक्रम की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब इसी श्रृंखला में, चूंकि ये नारी सशक्तिकरण का एक संवाद है
और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हम सबके बीच उपस्थित हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अश्विनी परांजपे जी से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी कि आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को प्रेरित करें। बोलिए भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब, हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर दीदी उपस्थित हैं। साथ ही हमारी महापौर और हमेशा जिनका प्यार मुझे मिलता रहता है ऐसा मालिनी दीदी, साथ ही हमारे भोपाल जिले के अध्यक्ष ऐसे रविंद्र यतीजी भाई साहब, इस एलएनसीटी ग्रुप के आदरणीय अनुपम जी, साथ ही बजट को लेकर जो हमारी प्रदेश स्तरीय टोली बनी है उसकी हमारी संयोजक ऐसी प्रज्ञा त्रिपाठी जी और उपस्थित आप सभी। चूंकि भोपाल से महिला संवाद के जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं और अभी कुछ बहनें यहाँ पर उस संवाद में अपने विचार भी रख रही थी, तो ऐसी आप सभी बहनों के विचार और आप सबका सहयोग जब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो बजट में जो प्रावधान आए हैं उन प्रावधानों के आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे। और इस अभूतपूर्व कार्य के शुभारंभ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो यहाँ आने की सहमति दी उसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही चूंकि महिला सशक्तिकरण की यदि बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बार का बजट ये 9वां बजट है जो महिला वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया एक
बजट प्रस्तुत करके पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि भारत जिस तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अब कोई भारत को रोक नहीं सकता। हम सब के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में मातृशक्तियां यहाँ बैठी हुई है, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, कल से ये हमारे देश की भावी कर्णधार है, परिवार और समाज के साथ। और इस दृष्टि से हम सबको गर्व है आज ये कहते हुए कि हमारे लिए जब बजट प्रस्तुत हुआ तो वो पल, वो क्षण अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक था, जब हम ये देख रहे थे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री है, वो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं। और मातृशक्ति होने के नाते हम सबको गर्व था, क्योंकि हमारे देश की सामाजिक परंपरा, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था को पूरे विश्व में उत्कृष्ट कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि हमारे सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारा परिवार होता है। और हमारे परिवार की मुख्य धुरी अगर कोई होती है तो वो घर की गृहिणी होती है, जो शक्ति का स्वरूप होती है। और पूरे परिवार का सुचारू रूप से संचालन किस प्रकार से हो, इस दृष्टि से घर का बजट बनाने वाली घर की महिला ही होती है। और उस आधार पर ही उस परिवार की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती है और उस परिवार की तरक्की और प्रगति निर्भर करती है। तो आज हम गर्व क्यों ना करें ये कहते हुए कि हमारे देश का बजट भी एक मातृशक्ति ने बनाया है, तो भारत को 2047 में विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2047 में भारत विकसित भारत बने, ये लक्ष्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस बार का हमारी भारत सरकार का ये बजट निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत आधारशिला के रूप में देखा जाएगा। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी बजट है। विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने वाला बजट है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि ये बजट दुविधा के स्थान पर सुविधा, शब्द आडंबर के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बजट की आत्मा भारत की आत्मनिर्भरता का संकल्प है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 3 कर्तव्य तय किए हैं। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाना, भारत के 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास को पूरा करना और सबका साथ, सबके विकास के साथ इस देश को आगे बढ़ाना। और हम ये मानते हैं कि वास्तव में आज भारत जब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो निश्चित रूप से इस बार का हमारा ये बजट उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। और जिस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि निश्चित और निश्चित रूप से वो भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आशा, अपेक्षा और अभिलाषा को पूर्ण करने का काम करेगा। और इस देश के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसके आधार पर 2047 में निश्चित ही भारत विकसित भारत बनकर विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। आज बड़ी संख्या में मातृशक्तियां, हमारी बेटियां यहाँ मौजूद हैं। इनके मन में जो भी जिज्ञासा होगी उसका समाधान निश्चित रूप से हमारे आने वाले वक्ता भी करेंगे। हमारी बहन अश्विनी जी ने बहुत विस्तार से आप सबके समक्ष हमारी सरकार के इस बजट में इस देश की आधी आबादी, इस देश की मातृशक्ति के कल्याण उत्थान के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो स्पष्ट रूप से बताए हैं। और हम मानते हैं कि निश्चित रूप से 2014 के बाद इस देश में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें आधी आबादी देश की समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुई है। लेकिन बजट क्या है, बजट किस प्रकार से बनाया जाता है और बजट के क्या प्रभाव होते हैं, ये जानने का अधिकार हर एक बाल मन में, इस उम्र के हमारे नौजवानों में, युवाओं में, हमारी बेटियों में होता है। और इसलिए बजट जब बनाया जाता है तो बिल्कुल घर की तरह, जैसे घर की गृहिणी अपना बजट बनाती है, वैसा ही उसका रूपरेखा तय की जाती है। और इसलिए जब देखा जाता है कि हमारी आमदनी कितनी है,
हमारा खर्च कितना है, और परिवार की आमदनी और परिवार के खर्च के बीच में जो अंतर होता है, वो परिवार उस अंतर को या तो कर्जा लेकर या लोन लेकर पूरा करता है। इसी प्रकार देश का बजट भी बनता है। देश के बजट में देश की आमदनी और देश का खर्च और उसके बीच का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाया जाता है। और इस दृष्टि से आज मुझे गर्व है यह कहते हुए कि भारत सरकार का ये बजट, इस बार का हमारा जो बजट है वो लगभग 53,47,000 करोड़ का है। और 53,47,000 करोड़ के बजट में भारत की, हमारे देश की जो आमदनी है वो 44,04,000 करोड़ है। अर्थात इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर 16,95,000 करोड़ का है, जो राजकोषीय घाटा कहलाता है। हमारे देश की जीडीपी का, कुल जीडीपी का ये 4.3% है। संतुष्टि की बात यह है कि 2022-23 में यही राजकोषीय घाटे की दर 6.4% थी, जो आज 26-27 के इस बजट में 4.3% हुई है, अर्थात घटी है। जिसका सीधा अर्थ यही है कि अगर हमारे राजकोषीय घाटे की दर कम हो रही है तो देश प्रगति कर रहा है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह दर और घटेगी और भारत और तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे इस बार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की रक्षा का प्रावधान किया है। और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सरकार का सबसे बड़ा फोकस हमारी सेनाओं को मजबूत करने का, हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने का और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने का है। और इस दृष्टि से इस बार के रक्षा बजट में 7,84,000 करोड़, जो 53,47,000 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो देश के रक्षा मंत्रालय विभाग में की गई। दूसरा बड़ा बजट देश की हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें चाहे वो यातायात हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, और उसके लिए 5,98,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने रखा। तीसरा बजट ग्रामीण विकास का 2,73,000 करोड़ का। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगभग 1,39,000 और 1,20,000 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। अर्थात भौतिक विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सरकार का पूरा स्वास्थ्य ग्रामीण विकास की ओर है। हम जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इसलिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम सबको उस क्षेत्र में आगे बढ़ना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का मंत्र हमें दिया। ज्ञान का मंत्र था GYAN, जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता किसान और N से नारी सशक्तिकरण। और मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि निश्चित रूप से इस ज्ञान की परिकल्पना को साकार करने वाला हमारा इस बार का ये बजट निश्चित रूप से ये देश की जो 4 जातियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित की है उसके कल्याण और उत्थान की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के इस मातृशक्ति संवाद के आयोजन के लिए मैं एक बार पुनः हमारी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश को हृदय से बहुत बधाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले को हृदय से बधाई, महिला मोर्चा हमारे भोपाल जिले की सभी बहनों को भी हृदय से बहुत बधाई इतने सुंदर आयोजन के लिए। और साथ ही हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुपम चौकसी जी को भी इस सभागार को और ये व्यवस्थाओं के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने वचनों से जिस तरह हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान की है, आपका बहुत बहुत आभार। और अब जिस क्षण का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो क्षण पहुंचा है। जब लक्ष्य बड़ा हो, जब लक्ष्य बड़ा हो, जब संकल्प अटूट हो, जब दिशा स्पष्ट हो तो नेतृत्व केवल पद नहीं प्रेरणा बन जाता है। नेतृत्व केवल पद नहीं एक प्रेरणा बन जाता है। और एक ऐसे ही प्रेरणादायी हम सबके माननीय प्रदेश अध्यक्ष
श्री हेमंत खंडेलवाल जी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि भाई साहब आए, पधारें और अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। आज LNCT इस कॉलेज में बजट को लेके जो एक संवाद हमारी बहनों का, महिलाओं का रखा गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णा गौर जी, मालती राय जी हमारी महापौर, हमारे रविंद्र यति जी हमारे जिला अध्यक्ष, और हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बहन अश्वनी परांजपे जी, और आपके अपने सचिव अनुपम चौकसे जी, और यहाँ उपस्थित सभी बहनें और बच्चों को लग रहा होगा कि हमारा बजट से क्या लेना देना। हमारी तो अभी उम्र ही नहीं है, हम बजट के संवाद में क्यों शामिल हो। लेकिन हर घर में, जैसा कृष्णा गौर जी बता रही थी, आप देखते होंगे बच्चे कि आपके गार्जियन, आपके माता पिता आपके महीने की 25 तारीख के बाद आपस में चिंता करते हैं कि हमारा इस महीने का बजट बिगड़ गया, कुछ खर्चे ज्यादा हो गए और सैलरी कम आनी है। अगले महीने हम इसे प्लान करें, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसे कम करें और जो जरूरत की चीजें उसे आगे बढ़ाएं, कुछ बचत पे पैसा लगाएं, गोल्ड खरीदें, कुछ शेयर में लगाएं, कहीं प्रॉपर्टी में लगाएं, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और उसी अनुसार जैसे घर का बजट रहता है, वैसे ही इस देश का, राज्य का और केंद्र का बजट रहता है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला केंद्रीय मंत्री लगातार बजट पेश कर रही है और वो इस देश को नई दिशा में ले जाने वाला बजट लेके आ रही है। हर देश का बजट बनता है, हर राज्य का बजट बनता है। आजादी के बाद भारत और चीन लगभग बराबर की स्थिति में खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दूरदृष्टि नहीं होने से, समाज की, सरकार की नीतियों में सहभागिता नहीं होने से हम धीरे धीरे पीछे चले गए और अमेरिका और चीन दुनिया में सबसे आगे निकल गए। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो हम लगभग 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। हम बेरोजगारी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे टैक्सों का कलेक्शन ऐसा था कि सरकार के सैलरी का भी खर्चा ना निकले। इतने तरह के टैक्स थे कि टैक्स पेयर्स को भी टैक्स देने में दिक्कत आती थी। सबको चेंज करके लगभग 16-17 टैक्सों को कम करके एक टैक्स लाया, जीएसटी का। उसके कारण टैक्स पेयर को भी सुविधा हुई और देश का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा। इनकम टैक्स का जब मैं आपकी उम्र का था, लगभग 80 से 90 की बात करता हूं, उस समय 60% इनकम टैक्स था। उसके बाद उस पर 12% सरचार्ज लगता था। उसके बाद एक CDS कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम होती थी, उसमें हमको 4% डालना पड़ता था। और अगर हमें टैक्स बचाना है तो हमें PPF पे 15% डालना पड़ता था। मुझे याद है 86-87 में जब मैं अपने बिजनेस का रिटर्न भर रहा था तो मात्र 14% की राशि अगले साल में कैश फ्लो के रूप में आई थी। 86% या तो टैक्स में चला गया था या कैश फ्लो में चला गया। और इसलिए समाज में कच्चे का चलन, ब्लैक मनी का चलन बढ़ता गया।
सरकारों को लगता गया कि जितना ज्यादा टैक्स का स्लैब करेंगे उतनी आमदनी होगी, जबकि सोच विपरीत होना चाहिए। हम लोगों को जितनी सुविधा देंगे, जितना टैक्स का स्लैब कम रहेगा। आप देखिए इस बार के स्लैब में सरकार ने पेनाल्टी भी कम कर दी और लोगों को सजा ना हो, अगर टैक्स में कोई गलती हो जाए तो आप नॉमिनल पेनाल्टी देके आ जाए। धीरे धीरे पूरे देश में टैक्स देने का माहौल बना और हर व्यक्ति अब टैक्स बचाना नहीं बल्कि टैक्स देना चाहता है। एक ऐसा माहौल इस देश में अगर आजादी के बाद बना होता तो कोई बात नहीं कि ये देश अमेरिका और चीन की इकोनॉमी के बराबर होता। आज अमेरिका और चीन हमसे कई गुना आगे हैं। आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं तो वो 18 और 20 ट्रिलियन के ऊपर निकल गए, अमेरिका तो और ऊपर निकल गई। और इसलिए मोदी जी ने धीरे धीरे हर चीज को समझ के उसे आगे लाने का काम किया। और ये बजट जिसमें हमारी मंत्री जी बता रही थी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े, पहले इतना ज्यादा डिफरेंस रहता था, इतना ज्यादा कर्जा लेना पड़ता था कि देश की मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब वो डिफरेंस सरकार ने 4.3 तक लाने का काम किया। इससे भी बड़ा काम सरकार ने जो किया, हमारे देश पे जितनी जीडीपी है उसका 56% सरकार पे कब्जा था। सरकार अगले 3-4 वर्षों में कर्जा 50% ला रही है। बच्चे सभी नेट चलाते हैं। आप जापान की इकोनॉमी देखोगे, अमेरिका की देखोगे, चीन छोड़ के कई यूरोप के देशों की देखोगे तो उनकी जीडीपी से ज्यादा उन पे कर्जा है। यानी उनकी जीडीपी अगर 100 रुपीज है तो किसी पे 110 रुपए का कर्जा है, किसी पे 86 का है। लेकिन भारत इस कर्जे को 50% लाने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले कल में जब आप बच्चे इस देश का नेतृत्व करेंगे तो शायद सबसे हेल्दी इकोनॉमी अगर किसी देश की होगी तो उसमें एक देश का नाम भारत है। सरकार ने कई चीजों पे ध्यान दिया। कई बार हम बजट के देखते थे तो बजट में सिर्फ हम इसी बात की चिंता करते थे कि साबुन महंगा हुआ, कि कपड़े सस्ते हुए। लेकिन अब आने वाला बजट दुनिया के नक्शे कदम पे चलने वाला बजट है। और इसलिए हम दुनिया के देशों से कैसे मुकाबला करें। हम सब बच्चों ने सुना होगा कि रेयर अर्थ के मामले में अमेरिका को चीन ने झुकाने का काम किया। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी और पूरी दुनिया दिक्कत में आ गई। 9 के लगभग रेयर अर्थ जो है, जिसका 80 to 90% प्रोसेस अगर किसी देश में होता है तो वो उसका नाम है चाइना। अमेरिका भी उसमें पीछे है। और इसलिए भारत सरकार ने पहली बार रेयर अर्थ के लिए एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का काम किया है। आने वाले समय में हम हर मामले में अपने देश में इन चीजों का प्रोडक्शन करें कि चीन और दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो हमारा सेमी कंडक्टर है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से लेके सब में काम आता है, उसका भी प्रोडक्शन चीन, अमेरिका या ताइवान जैसे देशों में होता था। सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा काम कर रही है। हमारे यहाँ 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाए। आज से 15 साल पहले मैं चाइना गया। मैंने वहां लोगों से पूछा, वहां के इकोनॉमिस्ट से पूछा कि चाइना में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीज चाइना में बनती है और पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर पाते। वहां पे क्योंकि वहां ना इंग्लिश आती लोगों को, ना हिंदी आती, एक ट्रांसलेटर के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, हमारा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो ट्रांसपोर्ट या वहां प्रोडक्ट को ले जाने लाने का खर्चा है वो 8% है। भारत और दुनिया के देशों में ये 14% है। यानी हमारे यहाँ सिर्फ हम बचत करके चीज को 6% सस्ता कर लेते हैं। उस समय हमारे यहाँ ना हाईवेज थे, हमारे यहाँ मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी के बाद जाती थी। जो प्रोडक्ट 12 घंटे में
दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना चाहिए उसे 5-5 दिन लगते थे और इसलिए भारत का हर प्रोडक्ट महंगा बनता था। पहली बार रेलवे का ट्रेन से भी पहले हमारा रॉ मटेरियल पहुंचेगा और आने वाले समय में दुनिया में ट्रांसपोर्ट लागत किसी भी प्रोडक्ट की अगर सबसे कम किसी देश की होगी तो उसमें एक देश भारत भी होगा। और इसलिए कई ऐसी छोटी छोटी चीजों पे सरकार ने ध्यान दिया। रक्षा का बजट पिछले साल पाकिस्तान में कम हुआ और हमारे देश में 15% बढ़ाने का काम हुआ। एक और काम सरकार ने किया टूरिज्म को बढ़ाने का। आप देखते हैं कि कई दुनिया के देश सिर्फ इसलिए आगे चले गए कि पूरी दुनिया का टूरिज्म उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। हमारे यहाँ जापान, कोरिया, हमारा बर्मा और कई ऐसे देश हैं जहां बौद्धिस्ट संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, वो सारे देश भारत आना चाहते हैं, लेकिन टूरिस्ट सर्किट ना होने के कारण, उन्हें फैसिलिटी ना होने के कारण वो कम आते हैं और इसलिए भारत ने एक बौद्धिस्ट सर्किट बनाने का काम किया। आने वाले समय में दुनिया के 5-7 देशों का भारत में उनके धर्म के कारण, भगवान बौद्ध के कारण आने का काम अगर होगा और हमारा ये टूरिज्म बढ़ेगा तो बौद्धिस्ट सर्किट के कारण बढ़ेगा। कई देशों में, कई शहरों में हमारा टूरिज्म बढ़े, उसके लिए सरकार बड़े काम कर रही है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ बैठे बच्चे जब 20-30 साल बाद इस देश का, इस समाज का नेतृत्व करेंगे तो उन्हें ये छोटी छोटी बातें याद रहेगी। जब हम छोटे थे तो इन बातों का ख्याल सरकारों ने नहीं रखा और हमारा देश पीछे चल गया, लेकिन आज की सरकार उन हर बातों का ख्याल रख रही है जिससे आने वाले 20-30 साल बाद आज भारत 4थे नंबर की इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शायद चीन और अमेरिका के भी आगे कोई देश होगा तो उसका नाम ये हिंदुस्तान होगा, भारत होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह कि बजट में कई तरह के प्रावधान हैं, कैंसर दवाइयों के भी किए, महिलाओं की हॉस्टल से लेके महिलाओं की कौशल विकास के भी किए, ग्रामीण महिलाओं का जो स्व सहायता समूह होता है, आज महिलाएं बड़े प्रोडक्ट बनाने का काम स्व सहायता समूह के नाम से करती है। मैं तो खुद ही ग्रामीण अंचल से आता हूँ, हमारे यहाँ 5-5 हजार समूह है महिलाओं के, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसे मार्केट अवेलेबल ना होने के कारण उनकी इनकम नहीं होती। अब धीरे धीरे सरकार हर पूरी चेन बनाने का काम कर रही है कि हमारी बहनें जो प्रोडक्ट बनाए उसे ग्लोबल मार्केट में भी स्थान मिले। इसके लिए सरकार बड़े काम कर रही है। आपके विद्यालय में, आपके महाविद्यालय में कंटेंट क्रिएटर लैब भी बनाई जाए, इसके लिए सरकार ने बड़े प्रोविजन किए। पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन गाइड भी होना, तो 10,000 टूरिस्ट गाइड हमारे बनाए जाएं, उन्हें गाइड किया जाए, उसके लिए भी सरकार बड़े काम कर रही है। ओलंपिक के मेडल में हम बहुत पीछे रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का डेवलपमेंट 70 साल में नहीं हुआ कि हमारे स्पोर्ट्स में हम डेवलप हो पाए। लेकिन अब खेलो इंडिया मिशन, हर खेल जो डेवलप हो सकता है उसे आगे बढ़ाने का सरकार कर रही है। आने वाले कल में बजट तालिका में ओलंपिक की हो या और कोई खेल की हो, अगर बच्चे कोई मेडल जीतेंगे तो उसके लिए सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम और उसे आगे लाने का काम कर रही है। हेल्थ टूरिज्म, दुनिया में सबसे अच्छा इलाज और सबसे सस्ता इलाज अगर किसी देश में होता है तो उसका नाम भारत है। कई बड़ी बीमारियों के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, लेकिन अमेरिका में भी अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वो कहेगा कि मुझे फलानी चीज का ऑपरेशन कराना है, अमेरिका से 1/10 रेट में अगर कहीं इलाज होता है तो वो भारत में होता है। मेरा एक रिलेटिव अमेरिका में रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक इलाज कराना है, अमेरिका में उसका बिल लगभग 20 लाख इंडियन करेंसी में आएगा, वो इलाज भारत में 2 लाख में हो जाएगा। तो अब हेल्थ टूरिज्म हमारे देश में, हेल्थ के मामले में जो दुनिया के कई देश हैं वो भारत आए और दुनिया में हेल्थ टूरिज्म के मामले में ये देश सबसे आगे निकले, उसके लिए सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि बजट में बहुत सारी चीजें हैं। अगर कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो उन्हें बताएं कि इनकम टैक्स स्लैब में कमी आई, लेकिन उससे भी बड़ी राहत ये हुई कि सरकार ने फाइन से लेके समय देने का काम किया। सरकार 5 लाख से बड़ी आबादी के शहरों को लगभग 12 लाख रुपए दे रही है। आने वाले समय में इस भोपाल की तस्वीर भी बदले, उसके लिए भी सरकार बड़े काम करने जा रही है। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आयुर्वेद के मामले में हमारा देश एक दुनिया का हब बने, इसके लिए भी सरकार चिंता कर रही है। लेकिन ये बजट की छोटी छोटी बातें, ये देश आने वाले समय में इस बजट से कहां जाएगा। ये बजट 1 साल का नहीं है, बल्कि अगले 10 सालों में इस देश की तस्वीर दुनिया में कहां ले जाएगी इस देश को, उसको इंकित करने वाला बजट है। और इसलिए मेरा बच्चों से, हमारी बहनों से अनुरोध है कि बजट की एक एक चीज को समझे। कोई जरूरी नहीं कि सरकार हमारे सुझाव पे ध्यान दे ना दे, लेकिन एक जागरूक नागरिक की तरह हम जो भी समझ में आता है वो सुझाव जनप्रतिनिधि और सरकार को देने का काम करें, क्योंकि आने वाला कल आपका है, आने वाला कल हर भारतीय का है, आने वाला कल उस भारत का है जिसमें रोजगारों की कमी नहीं रहेगी, आने वाला कल उस संपन्न भारत का है जो दुनिया के नक्शे कदम पे हर मामले में आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए छोटी छोटी चीजें सरकार ने करके अपने बड़े लक्ष्यों को पाने का काम किया है। आप सब यहाँ आए, भारत सरकार के बजट में जो दीर्घगामी परिणाम होने वाले हैं उनको जरूर आप अध्ययन करें। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में, आपके सोच में अगर आएगी तो न सिर्फ आपका जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, बल्कि कल जब आप इस देश का नेतृत्व करेंगे तो आपकी बदली सोच के कारण ये दुनिया के हर देश से आगे अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत होगा। मैं आप सबका वंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बजट तो बहुत लंबा है। मैं 1 घंटे बजट पे बोलने नहीं आया, बल्कि भारत सरकार इस बजट को किस दिशा में ले जाना चाह रही है वो बताने हमारी नई पीढ़ी को आया हूं। मैं समझता हूं कि आप भी जब समय मिले तो कोई इतिहास की बुक जरूर पढ़ें और आने वाले समय में ये देश कहां जाएगा इस पे जरूर अध्ययन और चिंतन करें। हम सब मिलके यदि थोड़ा समय इस देश के लिए निकालेंगे, अपनी सोच को बदलने का काम करेंगे, तो हम सब एक ऐसे समाज को आने वाले समय में देखेंगे जो हर मामले में खुशहाल होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी महिला मोर्चे को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी आने की इच्छा नहीं थी, मैं कल दिल्ली में था, लेकिन दीदी का कहना था कि हमारी बहनें यहाँ बड़ी संख्या में जमा होगी, हमारी बच्चियां होगी, तो बजट पे आप जरूर कुछ बातें अपनी कहें। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया में अब आने वाले समय में दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे सौहार्द का वातावरण बनेगा, जैसे जैसे अच्छाई का वातावरण बनेगा, वैसे वैसे दुनिया का नेतृत्व पुरुषों के बजाय हमारी बहनों के हाथ में आएगा। और इसलिए उस कल के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आने वाला कल आपका है, आपके नेतृत्व का है, और इसलिए हम सब मिलकर उस चुनौती का सामना करें जो आने वाले समय में इस देश के सामने, समाज के सामने आने वाली है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबका मार्गदर्शन किया। विचारों में जिनकी स्पष्टता की धार है, निर्णय में जिनके नेतृत्व का विस्तार है, संगठन जिनके मार्गदर्शन में बढ़ता हर बार है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पर हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व बार बार है, गर्व बार बार है। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपको मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक बात भी बताना चाहूंगी कि आज आपने जिस तरह हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आज उल्लेख किया, हमारी जिला मोर्चा की बहनों ने आज 9 बहनों ने
ये 9वां बजट था जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। तो अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग प्रांत को यहाँ पर दर्शाया है। कोई बंगाली बन के आई थी, कोई राजस्थानी, कोई असमी। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण हम सब ने पेश किया था। उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हुए, कार्यक्रम का तो अंतिम छोर है, पर विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना का अब ये नेतृत्व है। उसके साथ ही मैं हमारे आदरणीय एनएनसीटी ग्रुप के सचिव श्री अनुपम चौकसे जी से निवेदन करती हूं कि वो स्मृति चिन्ह हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेंट कर धन्यवाद ज्ञापन करें। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय पूजा श्री चौकसे जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और स्मृति चिन्ह हमारे